जय हिंद बच्चों, मैं पीके पवन फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। बच्चों, अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक में जो भी फार्मूला है, जो भी कंसेप्ट है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप उसको 100% बना लोगे। यहाँ पे देखो मेरा टारगेट क्या है, ना भाई क्विक रिवीजन फॉर फार्मूला 12th फिजिक्स, है कि नहीं। हम लोग ना 12th फिजिक्स में जो भी फार्मूला है, देखो बच्चे का प्रॉब्लम्स क्या रहता है ना, बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सर हमको फार्मूला नहीं याद होता है, कंसेप्ट ही नहीं याद रहता है, इतना सारा फार्मूला है, इतना सारा कंसेप्ट है, कैसे याद करें। भाई उसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैंने ये चीज लाया है ना। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये जो वीडियो है ना वो दोनों दोनों भाषा में, दोनों लैंग्वेज में, है कि नहीं। इसको हिंदी वाला स्टूडेंट्स और इंग्लिश वाला स्टूडेंट दोनों समझ सकता है बेहतर तरीके से, है कि नहीं। तो अगर आप 12th बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 12th बोर्ड में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको मजा आ जाएगा, है कि नहीं। एक एक कंसेप्ट को मैं बताऊंगा, जितने भी कंसेप्ट हैं, आवेश से लेकर विद्युत क्षेत्र से लेकर गॉस के नियम तक जो भी कंसेप्ट बनते हैं पहला चैप्टर में, सारे कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। और बच्चों इसी तरह से मैं रेगुलर जो भी चैप्टर्स है ना, लगभग 15 चैप्टर्स हैं 12th में, उस सारे चैप्टर्स को मैं यहाँ पर क्विक रिवीजन करूंगा, है कि नहीं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। बच्चों देखो सबसे पहला बात ना, देखो सबसे पहला तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेकर। तो सब बच्चों को पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, है कि नहीं। इसको हम लोग हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं बाबू। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, ये फिजिक्स का एक ब्रांच है कि नहीं। और इस ब्रांच में हम लोग रेस्ट चार्ज का स्टडी करते हैं, किसका, विराम आवेश का, स्थिर आवेश का, है कि नहीं। जो आवेश स्थिर होते हैं, जो विराम में होते हैं, उसके अध्ययन को ही कहा जाता है क्या, स्थिर वैद्युतिकी, है कि नहीं। जो आवेश रेस्ट में होंगे, देखो जो तुमको ये भी पता होगा कि जो रेस्ट आवेश होते हैं ना वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, है कि नहीं। और जो मूविंग चार्ज होता है ना वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। और जो चार्ज त्वरित हो जाते हैं, जो चार्ज एक्सेलरेट कर जाते हैं, है कि नहीं, तो वो जो चार्ज है ना वो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। तो भाई हम लोग ना 1 से लेके 8 चैप्टर तक, जो एनसीईआरटी का 1 से लेकर 8 चैप्टर तक है ना, उसमें आवेश का ही बात करते हैं। और बाबू 1 से लेकर 8 चैप्टर तक हम लोग इतना मेहनत करेंगे ना, तुम लोग को इतना बेहतरीन तरीका से बताएंगे ना कि एक एक फार्मूला, एक एक कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा। देख लो, तो भाई सबसे पहले बात हम करते हैं चार्ज का, आवेश का, है कि नहीं। देखो आवेश के बारे में हर किसी को पता होगा कि भाई आवेश जो होता है ना, भाई आवेश जो है पदार्थ का गुण है, पदार्थ का मूल गुण है कि नहीं। और उसी गुण के कारण जो है ना आवेश किसी भी पदार्थ पर, किसी वस्तु पर आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव कराता है। बात समझिए, अगर कोई बल आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है ना तो आवेश के कारण ही ऐसा होता है ना। आवेश के कारण ही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगता है कि नहीं। तो बाबू आवेश का फार्मूला क्या है, देखो आवेश के फार्मूला जानने के पहले हम लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। सुन लो भाई, आपको पता होगा कि आवेश जो है ना, सुन लो इंपॉर्टेंट है, आवेश एक अदिश राशि है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि नहीं। और आपको ये भी पता होगा कि आवेश 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। और देखो पॉजिटिव चार्ज में देखो क्या क्या खासियत क्या भाई, अगर प्लस प्लस रहेगा और अगर माइनस माइनस रहेगा भाई, तो ये दोनों कंडीशन में ना दोनों एक दूसरे से नफरत करता है कि नहीं। देखो इसको देख के ई भागता है, इसको देख के ई भागता है, इसको देख के ई भागेगा, इसको देख के ई भागेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर प्लस और माइनस है कहीं पर तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार करता है। देख लो ये दोनों एक दूसरे से चिपकना चाहता है कि नहीं। दोनों को प्यार हो जाएगा अगर माइनस और प्लस रहेगा तब, और नफरत कब होगा, जब प्लस प्लस रहेगा तब। तो हम इसको कैसे बोलते हैं फिजिक्स के भाषा में। अब ऐसा नहीं है कि जाके वहां पर एग्जाम हम लिख देना कि एक प्लस और माइनस रहता है तो प्यार हो जाता है, भाई प्यार नहीं लिखना है। वहां पर हम क्या लिखेंगे भाई कि अगर प्लस और माइनस है तो वहां पर आकर्षण होता है, और अगर प्लस प्लस रहेगा तो विकर्षण होता है, और माइनस माइनस रहेगा तो विकर्षण होता है कि नहीं। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर समान आवेश रहेगा, सुन लो इंपॉर्टेंट है, अगर लाइक चार्ज रहेगा तो भाई रिपल्सन होगा, है कि नहीं। और अगर अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, यानी अगर असमान आवेश है तो अट्रैक्शन होगा। देखो दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, ये दोनों में रिपल्सन हो रहा है। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए, अगर ये बात याद नहीं रहेगा तो हम इस चैप्टर को समझ ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। इस चैप्टर को समझने के लिए ना ये बेसिक बात है कि नहीं। और आपको ये भी मैं बता दूं कि जो चार्ज 2 तरह का होता है ना, इसके बारे में अमेरिका के एक साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन
ने बताया था कि चार्ज दो तरह का होता है। देख लो भाई, चार्ज का पहला फॉर्मूला क्या है, देख लो चार्ज का पहला फॉर्मूला है Q बराबर I गुना T, सबको पता होगा ये। देख लो जहाँ पे Q क्या है, आवेश है, चार्ज है, I क्या है, धारा है, T क्या है, समय है। और बाबू एक बात तुमको मैं यहाँ पर और बता दूं कि देखो जितने तरह के तुम क्वेश्चन बनाओगे ना, देखो अगर तुम कोई क्वेश्चन बनाना चाह रहे हो, मान लो कि कोई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या फिर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तुम बनाना चाह रहे हो, तो बाबू वहां पे सबसे पहला तुम्हारा काम क्या है ना, कि सारे जितने भी क्वांटिटी है, सारे क्वांटिटी के मात्रक को एसआई में लेना है कि नहीं, सबको एसआई में कन्वर्ट कर देना है। देख लो जैसे मान लो ना कि एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं बाबू, कि अगर मान लो कि हमको सुन लो आई का वैल्यू दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है मान लो 2 मिनट, है कि नहीं। अगर मैं बच्चा से कहूँगा कि बताओ बाबू यहाँ पे चार्ज कितना होगा, तो बच्चे लोग गलती क्या करते हैं ना कि सर चार्ज हो जाएगा 2 गुना 2 4 एम्पियर। हम बना लिए सर, सबसे पहला आंसर लाया 4 एम्पियर, सॉरी 4 कूलम। भाई तुम्हारा गलत हो जाएगा, है कि नहीं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमको Q निकालना है ना बाबू, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर -3, ये हो जाएगा आपका, मिनट को सेकंड में चेंज कीजिए तो 2 गुना 60 सेकेंड, है कि नहीं। और इस तरह से जब दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो इस बात को एकदम दिमाग में नोट कर लेना। इसी बात में कितना बच्चे फंस जाते हैं, उसको यही नहीं समझ में आता है कि नहीं, इस फॉर्मूला का यूज कैसे करें। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा। क्लियर। अब देख लो, ध्यान दो, सुनोगे बाबू, यहाँ पे ना अगर हम बात करेंगे, आवेश का फॉर्मूला तो मिल गया मुझे, अगर इसका हम एसआई मात्रा का बात करेंगे, एसआई यूनिट का बात करेंगे, तो बाबू इसका मात्रक जो होगा ना, इसका यूनिट जो होगा ना, आवेश का होता है एम्पियर और टी का होता है सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दो, इसको हम कूलम बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना। 1 कूलम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकेंड। यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये बात अगर तुमको याद रहेगा तो बहुत सारा जब आगे बढ़ेंगे ना हम लोग, इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। बताओ 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड, है कि नहीं, यानी एम्पियर सेकेंड से क्या बना, कूलम बना। देखो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता भी है कि एम्पियर आवर, देखो ये तो सेकेंड है ना, अब कहेगा एम्पियर आवर किसका यूनिट है, एम्पियर आवर किसका मात्रक है। तो भाई एम्पियर सेकेंड अगर आवेश का मात्रक है, चार्ज का मात्रक है, तो एम्पियर आवर भी चार्जे का होगा, एम्पियर मिनट भी चार्जे का होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। अब देख लो इस पर, देखो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देख लो इस पर और फॉर्मूला क्या होता है चार्ज का, देखो बाबू इंपॉर्टेंट है। तो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है ना, दूसरा फॉर्मूला का हम बात कर रहे हैं, देखो इंपॉर्टेंट है एकदम। ये होता है Q इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस NE। बस इस वीडियो को देखना है भाई, फील करना है कि नहीं, समझना है सारी चीजों को, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर तुम 2-3 बार वीडियो को देख लिया ना लगातार, तो तुम्हारा एक एक कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, है ना। बस बने रहो मेरे साथ, लगातार वीडियो को देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और लाइक कीजिए। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ध्यान दो, तो भाई Q बराबर प्लस माइनस NE होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो ये आ गया आवेश के क्वांटीकरण से, है ना। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आ गया। भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बताया गया था, तुमको मैं याद करवा देता हूँ, जब याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देख लो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बताया गया था ना कि चार्ज जो होता है ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है। देख लो, यानी जो चार्ज होगा ना, वो सुन लो इंपॉर्टेंट है, चार्ज जो होगा ना, मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, ठीक है। तो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपुल होता है, यानी चार्ज जो होगा ना 1 इलेक्ट्रॉन का n टाइम्स होगा। या n क्या है, ये भाई n इंटीजर है, देख लो ये इंटीजर है और ये प्लस माइनस दोनों में होता है। अगर n का वैल्यू का बात करूंगा तो n हो जाएगा कितना, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरह से n का वैल्यू होता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछता है बाबू, बस थोड़ा सा बने रहिए आप। देख लो ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना यहाँ पे कि निम्न में से कौन चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अगर मान लो कोई ऑप्शन दे दिया है, 4 ऑप्शन है, और क्वेश्चन कहेगा ना कि भाई 4 ऑप्शन में से कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन चार्ज संभव है, कौन चार्ज नहीं संभव है। सुन लीजिए, तो भाई चार्ज जितने भी होंगे ना, आपको पता है कि चार्ज जब भी होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, यानी चार्ज जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन का n टाइम्स होगा। और भाई n का वैल्यू या तो 1 होगा
या तो n का वैल्यू 2 होगा या तो n का वैल्यू 3 होगा। इसी तरह से चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। पहला चार्ज कितना एग्जिस्ट करेगा, तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 19 कूलम। और तीसरा कितना होगा 3 इंटू 1.6 इंटू माइनस कितना 19 कूलम। इसी तरह से चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। पहला चार्ज कितना होगा 1.6, दूसरा कितना होगा 1.6 इंटू 2 3.2 हो जाएगा, है कि नहीं। और तीसरा कितना होगा 1.6 इंटू 3, ये 4.8 हो जाएगा। बात समझ लो। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ 2 गुना 10 के पावर माइनस 20 कूलम चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तो नहीं करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल फॉर्म में नहीं है। चार्ज इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल फॉर्म में होना चाहिए। पहला चार्ज हो जाएगा 1.6, दूसरा चार्ज हो जाएगा 3.2, मल्टीप्लाई करो इसको, तीसरा हो जाएगा 4.8। इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, है कि नहीं। तो ये दोनों फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों फार्मूला को आप याद कीजिए, दोनों फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। तो चार्ज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो बना सकते हैं, है कि नहीं। आप देख लो अगला क्या है। देखो बाबू, चार्ज के बाद अगर किसी फार्मूला का यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में, तो वो है कूलम के नियम का, है ना। कूलम के नियम के बारे में सबको पता होगा। एक कूलम ने बताया था कि अगर 2 चार्ज कहीं पे है, ये एयर के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर 2 चार्ज एयर में है, देख लो, मान लो कि हमारे पास 2 चार्ज है, देख लो, ये हमारा पहला चार्ज है Q1 और ये हमारा दूसरा चार्ज क्या है Q2 है। अब बाबू अगर ये दोनों चार्ज एयर में है, एयर मतलब क्या, हवा में है, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है एकदम। तो कूलम ने क्या बताया ना कि अगर 2 चार्ज एयर में रहेंगे तो आपको पहले से ही पता है कि चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन, आकर्षण या विकर्षण बल लगता है कि नहीं। तो कूलम ने क्या बताया ना कि यहाँ पे जो भी फोर्स होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर देखो विकर्षण बल है, दोनों प्लस प्लस चार्ज है, सुन लो, तो फोर्स जो होगा ना भाई, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 का, अब फोर्स इनवर्सली होगा किसका 1/r² का। यानी बल जो होगा ना, इस बल को कहते हैं स्थिर विद्युत बल। तो जो बल होगा ना भाई, वो दोनों आवेश के, दोनों चार्ज के गुणनफल का, प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और उसका जो डिस्टेंस है, देखो दोनों का डिस्टेंस कितना r मानते हैं, तो डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और बाबू इसी को अगर हम कंबाइन करते हैं ना, तो देखो हम यहाँ से हमको एक इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल जाता है। ये फार्मूला कितना है बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r²। एकदम समझ लो कि मैं तुम्हारे अंदर ना बारूद भर रहा हूँ, और यही बारूद एग्जाम में जाके फूटेगा, बड़ाम बड़ाम फूटेगा, है कि नहीं। बस एक बार जरूरत है बारूद भरने का दिमाग में, और अगर एक बार भर लिया, एक बार कंसेप्ट दिमाग में चला गया, तो वो जिंदगी भर याद रह जाता है कि नहीं। देख लो, तो यहाँ से बल का फॉर्मूला कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। बताइए एफ क्या है भाई, स्थिर विद्युत बल है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, तो एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं मुक्त आकाश का प्रवैधुता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सुनो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या है ना, जिस स्पेस में एयर रहेगा या वैक्यूम है उसको बोलते हैं फ्री स्पेस। तो इसको हम मुक्त आकाश का प्रवैधुता कहते हैं, या तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, है कि नहीं। अब इसका वैल्यू कितना होता है देख लो, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का अगर बात करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। और अगर बाबू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू का बात करेंगे, ध्यान दो, अगर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू का बात करेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 8.85 गुना 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना बच्चे को तो वैल्यू ही नहीं याद रहता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा। ये दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट है, फार्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ ये दोनों वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। और देखो यहाँ पर एक चीज और पूछता है बार बार, अगर तुमसे कोई पूछेगा ना कि बता एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, भाई तो यूनिट हो जाता है कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर इसका डायमेंशन पूछता है, डायमेंशन हमेशा पूछता है बाबू, ऑब्जेक्टिव में हमेशा डायमेंशन आता है, सुन लो। अगर हमको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ। हम सबसे पहले कूलम का डायमेंशन निकालेंगे। कूलम का डायमेंशन कितना होता है 80, ये आपका हो जाएगा कितना 80 का होल स्क्वायर। अब बाई न्यूटन का डायमेंशन कितना होता है mL/t-2 आई इंटू कितना L²। तो ये यहाँ से कैलकुलेट करो भाई, तो A²T² बाई कितना हो जाएगा mL3 और T- कितना 2। अगर सारे टर्म्स को हम कैलकुलेट कर दिए
तो m-1 l-3 t का पावर 4 a का पावर 2, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, है ना। बस इतना चीज तुम याद कर लोगे ना तो तुमको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जितना भी फार्मूला यूज होता है 12th में वो सारा फार्मूला तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा, है कि नहीं। तो ये था कूलम्स लॉ का फार्मूला। भाई फिर से एक बार देख लो, कूलम्स लॉ का फार्मूला कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना r²। इसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है कि नहीं। अब देख लो, अब हम बात करते हैं किसका, अब बात करते हैं सापेक्षिक परवैधुता का। इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। बाबू सापेक्षिक परवैधुता को हम डिनोट किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन r से। इसका फार्मूला क्या होता है, देख लो, इसका फार्मूला होता है एफ एयर बाई एफ मीडियम। सुन लो, मतलब क्या हुआ इसका कि भाई अगर 2 चार्ज एयर में है और 2 चार्ज मीडियम में है तो एयर का जो चार्ज, एयर के बीच 2 चार्ज में जो फोर्स लगेगा और मीडियम में 2 चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा, दोनों के रेशियो को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, है कि नहीं। अगर हम यहाँ से फार्मूला लगाते हैं तो इसका एक और फार्मूला आता है, ध्यान दो, इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो हो जाएगा एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दो, ये एप्सिलॉन m क्या है, मीडियम का परमिटिविटी है कि नहीं, ये मीडियम का परमिटिविटी है, मतलब माध्यम का परवैधुता है। देख लो, ये है माध्यम का परवैधुता और ये क्या है, मुक्ताकाश का परवैधुता, है ना। ये मीडियम का परमिटिविटी है और ये क्या है, एयर का वैक्यूम का परमिटिविटी है। तो ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है बाबू। और एक बात यहाँ से याद रखना, इसका कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता है ना, इसका कोई मात्रा का बीमा नहीं होता है। सुन लो, ये यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। आप कहोगे सर यूनिट डायमेंशन क्यों नहीं होता है, देखो फोर्स बटा फोर्स है, ये इसका भी न्यूटन इसका भी न्यूटन, दोनों कैंसिल हो गया। और देखो ये भी परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी है कि नहीं, तो दोनों परमिटिविटी का यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये यूनिट लेस हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, है ना। अगर तुमसे कोई पूछता है कि बताओ सापेक्षिक परवैधुता का मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, आपको सीधा कहना है कि इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन, इसके पास कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होते हैं। अब देखो एक बात यहाँ पर और याद करना कि जो सापेक्षिक परवैधुता होता है ना, वाटर के लिए होता है 81, है कि नहीं, इसको याद रखना, हमेशा काम आता है। और भाई धातु के लिए जो इसका वैल्यू होता है ना, देखो वाटर के लिए इसका होता है 81, है ना, ये किसके लिए होता है, वाटर के लिए। और अगर हम बात करेंगे एप्सिलॉन r का वैल्यू इन्फिनिटी किसके लिए होता है, मेटल के लिए। देख लो, अगर मेटल है, धातु है, तो धातु के लिए हो जाएगा इन्फिनिटी और वाटर के लिए कितना, 81। तो इस फॉर्मूला को आप याद कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी हमारा काम है फॉर्मूला का रिवीजन करवाना, है कि नहीं। अब देख लो भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, ध्यान दो। देखो देखो, इसको जानने के लिए ना हमको एक चीज जानना पड़ेगा बाबू, कि हम लोग कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते कैसे हैं। फॉर्मूला तो पता हो गया कूलम्स लॉ का। कूलम्स ने जो अपना लॉ दिया था ना, वो एयर के लिए दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि एफ का फार्मूला क्या होता है, उसमें उन्होंने मैग्नीट्यूड निकाला था फोर्स का। अब जो हम बात करने वाले हैं ना, तो सबसे पहले देखो हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म कितना होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई r² इंटू r कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर किसी भी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है या किसी भी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग करते कुछ नहीं है, बस उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है कि नहीं, और ये इसके डायरेक्शन को शो करता है। भाई यूनिट का काम क्या है, हम लोग पढ़े भी थे, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो डायरेक्शन दिखाता है किसी वेक्टर का। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बताइए फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है फोर्स का वेक्टर फॉर्म, है कि नहीं। अगर 2 चार्ज के बीच फोर्स का बात करेंगे, जैसे मान लो कि 1 2 के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, 1 2 होगा। अगर 2 1 का बात करेंगे तो यहाँ पर 2 1 होगा, यहाँ पर भी 2 1, यहाँ पर भी 2 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। भाई वेक्टर फॉर्म भी एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, है कि नहीं, ये आपको याद होना चाहिए। अब देख लो भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ। देख लो भाई, जैसे यहाँ पर होता क्या है ना, कि मान लो कि एक चार्ज कहीं पर है रखा हुआ, मान लेते हैं Q1 चार्ज है, और इसके नियर में बहुत सारे चार्जेज है कि नहीं। मान लो ये आपका Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Qn है कि नहीं। सुन लो, इंपॉर्टेंट है। तो भाई अब देखो इसका जो फोर्स होगा ना, इसका फोर्स का नाम क्या है, F1 नाम है इसका, है कि नहीं। तो इसका जो फोर्स होगा ना, अब आपको ये भी पता है कि 2 चार्ज के बीच फोर्स लगता है। अब देखो ये इस पर फोर्स लगाएगा,
ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, है कि नहीं, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है एकदम, और ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, समझ लो, ध्यान दो। तो जो इसका फोर्स होगा ना पहला चार्ज का, वो बाकी चार्ज जितना भी इस पर फोर्स लगाता है ना, उसके वेक्टर सम के इक्वल होगा। देख लो, इसके फोर्स का नाम क्या होगा, F12, इसके फोर्स का नाम क्या होगा, F13, इसके फोर्स का नाम क्या होगा, F14, और इसके फोर्स का नाम क्या होगा, F1n, है कि नहीं। मतलब इसका क्या हुआ बाबू कि पहला चार्ज पर दूसरा फोर्स लगाया, फिर पहला चार्ज पर तीसरा फोर्स लगाया, फिर पहला चार्ज पर चौथा भी फोर्स लगाया, फिर पहला चार्ज पर एनवां भी फोर्स लगाया। और यहाँ पर एक चीज सबसे खास बात क्या है, सुन लो, ये जो है ना, ये एक एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है, एक्सपेरिमेंट से ऐसा पता चला, ठीक है। सबसे खास बात क्या है ना बाबू, कि जब ये सब चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा ना, तो ये इस पर फोर्स नहीं लगाएगा, है कि नहीं। यानी जब भी फोर्स लगेगा ना Q1 पर, तो Q2 लगाएगा, Q3 लगाएगा, Q4 लगाएगा, Q1 लगाएगा। सारे चार्ज मिलकर जो फोर्स लगाएगा ना, तो इसका जो फोर्स है ना Q1 का, ये जितने भी चार्ज इंडिविजुअली फोर्स लगाते हैं, अलग अलग फोर्स लगाते हैं, तो इसके फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। देख लो, यहाँ से हमको फॉर्मूला क्या मिला था, यहाँ से हमको मिल गया था F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस कितना डॉट 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 कितना F1n। तो यहाँ से हमको ये फॉर्मूला मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी था, ठीक है। देखो, इसको थोड़ा सा ना हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो कोई लड़का का शादी हो रहा है कि नहीं, और उस शादी में ना ऑर्केस्ट्रा लाया, और भाई ऑर्केस्ट्रा पे मान लो कि स्टेज पे डांस चल रहा है, ठीक है। अब देख लो, अब मान लो यहाँ पर जो है डांसर डांस कर रही है। अब होता क्या है कि भाई अगल बगल में दर्शक बैठे हुए रहते हैं, है कि नहीं। तो मान लो कि ये पहला दर्शक है, तो पहला दर्शक ना उसको 100 का नोट दिखाया, समझ लो, इंपॉर्टेंट एकदम। तो अब ये जो है ना, अब ये दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, ये इसके तरफ, मतलब ये जो है इस पर फोर्स लगा दिए, है कि नहीं। अब दूसरा जो है ना, अब 500 का नोट दिखा दिए, तो दूसरा जैसे ही 500 का नोट दिखाया ना, तो पहला का फोर्स खत्म। अब जो डांसर है इसके तरफ दौड़ेगी, यानी ये उस पर फोर्स लगा रहा है। अब बीच में गाना भी बज रहा है कि नहीं। अब देखो, इस अब जैसे ही 500 का नोट इसका खत्म हो गया, तो अब ये फोर्स लगा, ये मान लो कि दिखा दिया कितना 2000 का नोट। अब इसके तरफ डांसर दौड़ गई, है कि नहीं। अब ये जो उस पर इंडिविजुअल फोर्स लगा रहा है, मतलब जब एक आदमी फोर्स लगाएगा उस पर, तो बाकी आदमी बैठा रहेगा, है कि नहीं। इस तरह से अगर मान लो कि इस तरह से यहाँ पर भी कि Q1 चार्ज पर अगर एक फोर्स लगाएगा, Q2 लगाएगा, तो बाकी कोई मतलब नहीं है। Q1 पर केवल Q2 ही लगा सकता है कि नहीं, इसका फोर्स हो गया F12। अब जब ये मान लो कि ये फोर्स लगा रहा है, तो ये भी नहीं लगाएगा, बाकी नहीं लगाएगा, तो इसका फोर्स कितना हो गया F13। और जब ये फोर्स लगाएगा तो बाकी सब बैठ जाएगा। बात समझ लो, इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से यानी इसका जो फोर्स होता है ना भाई, नेट फोर्स जो होगा ना F1 का जो नेट फोर्स होगा ना, देख लो, इसका जो नेट फोर्स होगा ना भाई, वो बाकी सभी फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा, है कि नहीं। और सारे चार्ज इंडिविजुअली फोर्स लगाएंगे, मतलब अलग अलग फोर्स लगाएंगे। तो ये था हमारा विद्युत बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसका यही कंसेप्ट है ना। अब देख लो, अगर हम बात करेंगे बाबू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, भाई सतत आवेश वितरण। ये सतत आवेश वितरण क्या होता है भाई? सतत आवेश वितरण क्या कहता है ना भाई, अगर किसी चार्ज को हम बांटते हैं, अगर किसी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बॉडी पे ना कंटिन्यूअस बढ़ता है, समझ लो, इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको हम ऐसे समझते हैं, भाई एक लड़का के शादी हो रहा था, और लड़का जो है ना बड़ी तड़िया रहा था, समझ रहे हो ना। वो था कि हम और तिलक लेंगे, घड़ी लेंगे, सोना लेंगे, चांदी लेंगे, स्कूटर लेंगे। अब भाई लड़की का बाप बेचारा परेशान हो गया, क्या करे। तो सभी लोगों ने बोला ठीक है, अभी तो एडजस्ट कर लीजिए, इसको बाद में सबक सिखाएंगे, जब शादी ब्याह हो जाएगा ना तो यही भी करेगा, कहाँ जाएगा, तब इसको सबक सिखाएंगे, है कि नहीं। अब देखो क्या हुआ, शादी ब्याह सब कुछ हो गया, भाई जितना उसका डिमांड था डिमांड किया, बाकी जितना बना बेचारा दिया भी, सुन लो, इंपॉर्टेंट है एकदम। और उसके बाद क्या हुआ ना, तो गया ससुराल अपना। अब गोड़ धोवाए के बारी आ गया, तो जो गोड़ धोवाए के बारी आया ना, तो उधर से तो अब सोचा कि इसका कसर तो अब ये निकालना है। अब वहाँ एगो थारी में पानी ले गया, तुमको पता है कि गोड़ धोवाता है कि नहीं, शादी के बाद थारी में पानी ले गया, और नीचे से जो उसका साली थे ना, नीचे से करंट सटा दिया थारी में। ज़्यादा करंट नहीं था, मतलब छोटा मोटा करंट था, मैंने ऐसा नहीं है कि जीजा जी घोलट जाए, करंट ऐसा था कि थोड़ा सा झटका लगे उसको। वो जो झटका दिया है ना हमको शादी के पहले,
वो झटका अभी उसको हम लगाएंगे, है कि नहीं। अब थोड़ा करंट सटा दिया, अब बताओ करंट वह सटाएगा थारी में तो पूरा थारी में करंट लगेगा कि खाली जहां सटाएगा वहां लगेगा। भाई करंट जो है ना पूरा थारी में फैल जाएगा। थारी समझते हो ना, थाली जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। तो भाई अब वो क्या करेगा ना, थारी फेंक के भागेगा। भाई ये क्या किया, है कि नहीं। तो भाई उस मतलब जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, सुन लो इंपॉर्टेंट है, जो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, तो भाई पूरे थारी में हो गया, पूरा थाली में हुआ। उसी तरह से किसी बॉडी में अगर हम आवेश को बांटते हैं ना भाई, तो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब हर जगह सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं। तो इसी के लिए यहाँ पर एक टॉपिक बनाया गया, सतत आवेश वितरण। मतलब कोई भी पदार्थ में अगर आवेश को बांटते हैं ना, तो वो समान रूप से आवेश बढ़ता है कि नहीं। अब देखो आवेश को बांटने का यहाँ पर 3 तरह का प्रोसेस होता है। पहला होता है भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे मान लो कि कोई लेंथ है, मान लो ये कोई लंबाई है, सुन लो इंपॉर्टेंट है, और अगर इस लंबाई में हम आवेश को बांटे, इसका लंबाई कितना है, एल है कि नहीं। तो भाई यहाँ पर एक टर्म आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, सुन लो इंपॉर्टेंट है, ये रैखिक आवेश घनत्व क्या है। तो भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या, देख लो, मान लो यहाँ पर आवेश हम बांटे तो प्लस प्लस सब जगह बट गया, यूनिफॉर्मली बटेगा, हर जगह समान बटेगा, है कि नहीं। तो जो आवेश इस पर बटा, अब बताओ मान लेते हैं इसका आवेश कितना है भाई, क्यू है, ठीक है। अब ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। अब कहता है ना कि बताइए जब एल लेंथ था तो कितना आवेश बटा, इसलिए 1 मीटर लेंथ में कितना होगा, क्यू बाई एल होगा, है कि नहीं। यानी एकांक लंबाई पर, सुनो, एकांक लंबाई पर जो आवेश का वितरण होगा उसी को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं बाबू, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, देख लो, लैम्डा बराबर हो जाएगा क्यू बाई एल, है कि नहीं। लैम्डा बराबर कितना, क्यू बाई एल। अगर तुम चाहोगे तो इसका यूनिट भी निकाल सकते हो, ध्यान दो। अगर तुमको एक इसका हमको मात्रक निकालना है, देखो परिभाषा तो सिंपल है कि नहीं। देखो इसको बोलते हैं प्रति एकांक। देख लो ईसाइन जो है ना प्रति एकांक का है, तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के वितरण को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, है कि नहीं। तो भाई यहाँ से लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल। इसका यूनिट क्या होगा, देख लो, इसका यूनिट हो जाएगा आपका कूलम बाई मीटर, कूलम पर मीटर, है कि नहीं। और इसका देख लो, ये आप अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ लैम्डा का यूनिट क्या होता है, तो क्या जवाब दोगे, कूलम पर मीटर, है कि नहीं। इसका डायमेंशन लिखना रहेगा तो आप लिख सकते हैं, कूलम का 80 होता है, मीटर का एल होता है, तो हो जाएगा 80 बाई एल, वो उसका डायमेंशन हो गया। अब देख लो उसी तरह से अगर हम बात करेंगे आयतन आवेश घनत्व का, तो इसको डिनोट करते हैं रो से। देख लो ये रो है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई भी। क्या होता है बाबू, क्यू बाई भी। यानी प्रति एकांक वॉल्यूम पर, प्रति एकांक आयतन पर जो आवेश का वितरण होता है ना, उसको हम कहते हैं क्या, आयतन आवेश घनत्व। सुन लो, प्रति एकांक आयतन पर जो आवेश का वितरण होगा उसको आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर क्यू बाई कितना, भी। इसका मात्रक निकालना चाहोगे तो कूलम बटा मीटर क्यू हो जाएगा। आपको पता है कि आयतन का मात्रक मीटर क्यू होता है। सुनो, प्रति एकांक आयतन पर आवेश के परिमाण को क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। अगर हम बात करेंगे सतह आवेश घनत्व का, इसको ध्यान दो, इंपॉर्टेंट, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बटा ए होता है, क्यू बटा एरिया। जैसे मान लो कोई सतह है, देख लो इस तरह से, मान लो कोई सरफेस लेते हैं, इस पर हम आवेश को बांटेंगे तो ऐसे ऐसे बटेगा, है कि नहीं, हर जगह सेम आवेश बटेगा। इसका चार्ज क्यू मानते हैं, इसका एरिया ए मान लिए, है कि नहीं। इसके एकांक एरिया पर, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो आवेश का वितरण होगा, जो आवेश का परिमाण होगा, उसी को कहते हैं सतह आवेश घनत्व। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से इसका अगर हम मात्रक निकालेंगे तो हो जाएगा कूलम बटा मीटर स्क्वायर। ध्यान दो, 3 तरह के वितरण होते हैं, वितरण को 3 तरह से हम बात करते हैं। यहाँ पर 3 गो टर्म है। पहला है सतह आवेश घनत्व, सॉरी, पहला रैखिक आवेश घनत्व है, दूसरा आयतन आवेश घनत्व है, और तीसरा सतह आवेश घनत्व है। रैखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है क्यू बाई एल, और सतह आवेश आयतन आवेश घनत्व का होता है क्या, क्यू बाई भी, और सतह का क्या होता है, क्यू बाई ए। एकदम फॉर्मूला को एकदम रट जाना है, दिमाग में नोट कर लेना है कि नहीं। इसका मात्रक भी मैंने बता दिया बाबू। इस तरह से अब देखो अगले टॉपिक में आते हैं। देखो अगला टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र। भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र किस चिड़िया का नाम है भाई, ये कोई चिड़िया उड़िया नहीं है। ये विद्युत क्षेत्र जो है ना, एक तरह का क्षेत्र है, एक तरह का क्षेत्रफल है कि नहीं। जैसे मान लो कि कोई आवेश यहाँ पर है, सुनो इंपॉर्टेंट है, तो आवेश जो है ना अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है।
ठीक है। और भाई सुन लो, इंपॉर्टेंट है, अब इसके क्षेत्र में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा ना भाई, मान लो कोई दूसरा चार्ज इसके क्षेत्र में एंट्री किया, तो जैसे इसके क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज आएगा ना, तो जैसे दूसरा चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा ना, उस पर एक फोर्स लगा देगा, ठीक है, उस पर एक फोर्स लगा देगा, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। अब देख लो, तो अब देखो यानी ये जो चार्ज है ना, इस पर एक फोर्स लगा दिया, समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोल रहे हैं हम, यानी ये जो चार्ज है ना, ये फोर्स का अनुभव करेगा, है कि नहीं। ये क्यू नॉट जो है ना, इसको ऐसा लगे कि हम पर कोई बल लगाया, ये बल को अनुभव करेगा और ये बल लगाएगा, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। भाई आपको पता है कि दो चार्ज के बीच में विद्युत बल लगता है, तो कोई अन्य आवेश जहां तक विद्युत बल का अनुभव करेगा, उसी क्षेत्र को हम कहते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र। देखो इसको ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा इसको आसान भाषा में समझते हैं बाबू। जैसे मान लो ना कि यहाँ पर एक, सुनो, एक आदमी जो है कुत्ता पाले हुए है कि नहीं, सुन लो, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो कुत्ता जो है ना, अब कुत्ता कटकटाहा बन गया है, वो सबके काटते रहता है। अब आदमी को गुस्सा आ गया कि आप तो तुरंत बांध लेकर रखेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं तुमको, है कि नहीं, और उसको सिक्कड़ से बांध दिया। देखो यहाँ पर एक कुत्ता है, सुन लो, ये देखो कुत्ता है, कुत्ता का फिगर तो बनाना नहीं आता है, लेकिन समझ लो ये कुत्ते है ना। आप देख लो, अब जहाँ इसको रस्सी से बांध दिया तो इसका एक अपना क्षेत्र होगा ना भाई, उसी क्षेत्र में ना कुत्ता जा सकता है, क्या उससे बाहर ही कभी कुत्ता जाएगा, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है एकदम। अब ये इसका क्षेत्र हो गया। अब भाई एक आदमी इसके अंदर घुस गया, अब जैसे ही इसके अंदर कोई आदमी घुसेगा तो कुत्ता उसको काट लेगा, है कि नहीं, मतलब कुत्ता उसको तभी काटेगा जब उसके क्षेत्र में कोई एंट्री करेगा। तो सुनो सुनो, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। तो जिस क्षेत्र तक, जिस स्पेस तक कुत्ता उसको काट रहा है, वो कुत्ता का क्षेत्र हो गया, है ना, डॉगी फील्ड उसको बोलेंगे, बात समझिए। उसी तरह से ये चार्ज है भाई, तो चार्ज का एक ऐसा फील्ड होगा ना, अगर कोई दूसरा चार्ज इसके अंदर आएगा, कोई दूसरा चार्ज इसके अंदर प्रवेश करेगा, तो ये जो चार्ज है ना, उस पर एक फोर्स लगाएगा, और ये सुनो, इसको ऐसा महसूस होगा कि हम पर एक बल लग रहा है कि नहीं। तो उसी, सुन लो, उसी फील्ड को, जिस फील्ड तक ऐसा होता है, उसी फील्ड को कहते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र। फिर से एक बार देख लो कि सुनो, कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, है ना। एक ऐसा स्पेस, किसी चार्ज बॉडी, किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक ऐसा स्पेस, जिस स्पेस तक कोई अनदर पार्टिकल, कोई अनदर चार्ज पार्टिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स को ही कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जिस फील्ड तक ऐसा होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, है कि नहीं। तो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। भाई ये कोई फार्मूला नहीं था, लेकिन आगे का फार्मूला को समझने के लिए इसको जानना बहुत जरूरी था, है कि नहीं। अब देख लो भाई, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, है ना। इसका कोई फार्मूला नहीं है बाबू, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, एक इमेजिनरी लाइन है कि नहीं, समझ लो। अब तुमको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, कंटिन्यूअस लाइन होता है, मतलब ये लगातार होता है, कभी भी ब्रेक कर करके लाइन नहीं होगा। देख लो, ये लाइन अगर ब्रेक करके बनाओगे तो गलत हो जाएगा, ये लाइन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और ये लाइन जो है ना, कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है ना। देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि अगर ये लाइन तुम कहीं पर खींचे हो और इस पर कोई पॉइंट, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, और तुमको अगर विद्युत क्षेत्र का दिशा निकालना है, विद्युत क्षेत्र का दिशा प्राप्त करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, कि यहाँ पर एक, सुन लो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये जो टेंजेंट होगा ना भाई, वो ए पॉइंट का फील्ड देगा। किसका फील्ड देगा, ए पॉइंट का। तो इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा रेखा होता है, एक काल्पनिक रेखा है, जिसके किसी बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, कोई टेंजेंट खींचते हैं, तो वो उसी रेखा पर विद्युत क्षेत्र का दिशा प्रदान करता है कि नहीं। और इसका कंसेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने दिया था, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा कंसेप्ट कौन दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था। और तुमको ये भी पता होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा कभी काटता नहीं है ना, कभी नहीं काटेगा, बात समझो, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। और तुमको ये भी पता होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कभी भी ब्रेकेबल नहीं होता है कि नहीं। और तुमको ये भी पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, सुन लो, विद्युत क्षेत्र रेखा जो है कभी बंद लूप नहीं बनाता है, क्लोज लूप नहीं बनाता है, क्लोज कर्व में नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब सारी बातें तुमको याद कर लेना है।
सबको आप रिकॉल कीजिए, एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब देख लो, अब हम बात करेंगे डायपोल का। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला क्या है। देखो डायपोल बनता कैसे है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो ना कि हमारे पास एक चार्ज माइनस क्यू है, दूसरा चार्ज प्लस क्यू है, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है एकदम। देख लो, तो भाई अगर दो चार्ज को ना एक दूसरे के नजदीक ला दिए, है ना, एक दूसरे के नियर है, अगर दो चार्ज एक दूसरे के नियर रखा हुआ है इस तरह से, है ना, कि दोनों दूसरे के इंटरेक्शन में आ गया, माइनस प्लस के इंटरेक्शन में है, प्लस माइनस के इंटरेक्शन में है कि नहीं, तो इस कंडीशन में ना ये आपका द्विध्रुव कहलाता है। द्विध्रुव कहते हैं किसको है भाई, अगर दो चार्ज लेते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, सॉरी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, लेकिन नेचर अलग अलग है, एक माइनस दूसरा प्लस में है। तो अगर इस तरह के कोई दो चार्ज को हम लोग अगर एक दूसरे के नजदीक रखते हैं तो जो सिस्टम बनता है ना, जो एक सिस्टम बन जाता है, यहाँ पे सुन लो, दो चार्ज का एक सिस्टम हो गया। सिस्टम कहने का मतलब क्या है ना, कि दोनों चार्ज हमेशा साथ ही रहेगा, अलग नहीं होगा। अगर ये इंडिविजुअली अलग अलग हो गया तो वो डायपोल नहीं होगा। डायपोल कब होगा, जब एक चार्ज दूसरा चार्ज, एक प्लस दूसरा माइनस, एक दूसरे के नजदीक रहेगा और दोनों सिस्टम को फॉर्म रहेगा, है ना। देखो हम इसको ऐसे करते हैं, जैसे मान लो ना कि भाई एक लड़का और एक लड़की है, सुन लो इंपॉर्टेंट है। तो भाई एक होता है ना कि लड़का भी अलग लड़की भी अलग, केरो शादी भी नहीं हुआ है कि नहीं, तो वो सिस्टम में नहीं बना हुआ है। अगर दोनों लड़का लड़की शादी में बन गया तो एक सिस्टम में बन जाता है, मतलब अभी कि दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा सकता है। उस तरह से यहाँ पर भी है, अगर माइनस चार्ज और प्लस चार्ज एक सिस्टम में बन गया तो वो सिस्टम को ही कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। ये दो चार्ज का सिस्टम होता है और इस सिस्टम में ना दोनों चार्ज एक दूसरे के नजदीक होता है, अत्यंत नजदीक होता है, बहुत क्लोज होता है कि नहीं। और दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दो इंपॉर्टेंट है, ये 2L कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे 2L क्या है, ये 2L को हम कहते हैं द्विध्रुव की लंबाई। और जो द्विध्रुव का लंबाई होता है ना, ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। तो इसी से रिलेटेड कुछ फार्मूला है जिसको कि हम बात करेंगे। देख लो, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो एक बात और भी हम बताना चाहते हैं। देख लो, जैसे मान लो अगर कहीं पे द्विध्रुव है, मान लो ये द्विध्रुव बन गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 हो गया, तो यहाँ पर होता है एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ध्यान दो इंपॉर्टेंट है, ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं, P से करते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर हमको विद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालना है भाई, कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है P = Q × 2L। हम करते क्या है, ध्यान दो, हम करते क्या है ना बाबू, यहाँ पे कि भाई दो आवेश दिया हुआ रहता है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है कि नहीं। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो भाई हम क्या करते हैं ना, इसको रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है एकदम। तो P बराबर होता है Q × 2L। करते क्या है कि दो आवेश में से किसी एक का परिमाण ले लेते हैं और बीच का डिस्टेंस कितना 2L है, तो Q × 2L मतलब क्या हुआ ना, कि दोनों आवेश में से किसी एक का परिमाण और बीच का लंबाई 2L के गुणनफल को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है कि नहीं। अगर हम दोनों आवेश में से किसी एक का मैग्नीट्यूड लेते हैं और दोनों में से लंबाई लेते हैं 2L, दोनों का द्विध्रुव का लंबाई हो गया, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो Q × 2L का जो प्रोडक्ट होगा उसको कहेंगे क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज भी करते हैं हम लोग, है कि नहीं। और देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, अगर हमको इसका यूनिट निकालना है, बताओ यूनिट क्या होगा, चार्ज का होता है कूलम और 2L का होता है मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, है कि नहीं। और अगर हमको इसका डायमेंशन निकालना है बाबू, तब कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, डायमेंशन निकालना रहेगा तो बताइए, कूलम का 80 और इंटू मीटर का कितना, ये आपका 80L हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम विद्युत ध्रुव आघूर्ण का यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं, क्लियर। अब देख लो, अगर हमको कहेगा ना, देखो क्वेश्चन में ये भी आता है, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता भी है, भाई विद्युत ध्रुव आघूर्ण का ना बताइए, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, इसका डायरेक्शन होता है -Q से किधर, +Q के टुवर्ड्स। बताइए इसका डायरेक्शन किधर से किधर, -Q to +Q, है कि नहीं।
ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद करना है। देखो इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो वही अगर दो चार्ज दिया रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, अब बीच का लेंथ पता है, तो यहाँ पर विद्युत ध्रुव आघूर्ण कितना होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो आराम से बना सकते हैं। चार्ज को यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे, दोनों का डिस्टेंस को यहाँ पर गुना करेंगे, वैल्यू निकल जाएगा। ये फार्मूला बड़ा ही तगड़ा फार्मूला है, इसका कंसेप्ट बड़ा तगड़ा है। ये विद्युत ध्रुव और विद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो कंसेप्ट है ना, बड़ा बेहतरीन है। और हम लोग सुनो, ये फार्मूला बताने के बाद ना हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद देखो प्रैक्टिस करने में मजा आता है, जब फार्मूला तुमको पता है, सारे चीजों का एक्सप्लेनेशन पता है, तो फिर प्रैक्टिस करने का अलग मजा ही आ जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो अगला क्या है, अगला कहता है कि फील्ड निकालना है डायपोल के कारण। बाबू डायपोल के लिए ना 3 तरह से फील्ड निकालते हैं। सुनो, अगर कोई डायपोल दिया हुआ है तो डायपोल के लिए 3 तरह से फील्ड का फार्मूला होता है, ये आपको ही पता होगा। सुन लो, पहला होता है कि डायपोल के एक्सिस पर, जैसे मान लो कि हमारे पास एक डायपोल है, ध्यान दो इधर इंपॉर्टेंट है, ये आपका विद्युत ध्रुव है, ये माइनस क्यू है, ये क्या है प्लस क्यू है, ठीक है। तो ये कहलाता है इसका एक्सियल लाइन, है कि नहीं बाबू। जब हमको एक्सियल लाइन पे फील्ड निकालना रहेगा तो उसका वैल्यू अलग हो जाएगा। अब देखिए, अब इसी के परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, समझो इंपॉर्टेंट है एकदम, अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सियल। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल, है कि नहीं। इसको बोलते हैं अक्षीय, इसको क्या बोलते हैं, निरक्षीय। तो ये बड़ा ही बेहतरीन फार्मूला यहाँ से हमको मिलने वाला है बाबू। अगर हम अक्षीय का फार्मूला निकालेंगे ना, तो देखो अक्षीय का फार्मूला यही आता है, तुमको पता भी होगा। ये होता है आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p r बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, है कि नहीं। ये अक्षीय का फार्मूला हो गया, एक्सियल का फार्मूला है। अगर हमको एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यही फार्मूला यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक बात और है, अगर द्विध्रुव बहुत छोटा हो जाएगा, लघु द्विध्रुव हो जाएगा, द्विध्रुव का वैल्यू बहुत छोटा हो गया, द्विध्रुव का मान बहुत छोटा हो गया, उस कंडीशन में क्या करेंगे, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या, एल। और यहाँ पर जो एक्सियल के लिए फील्ड जो आता है ना, ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और एल का वैल्यू जैसे ही 0 करेंगे बाबू तो बचेगा कितना, 2p/r³ बचेगा। ये दोनों फार्मूला बड़ा बेहतरीन फार्मूला है, ध्यान दो। ये हो गया आपका एक्सियल का फील्ड, और ये हो गया उसके लघु ध्रुव का फील्ड। लघु ध्रुव के लिए एक्सियल का फार्मूला कितना आता है विद्युत क्षेत्र का, 2p/r³, है कि नहीं। और अगर इसी फार्मूला को हम देखेंगे इक्वेटोरियल के लिए, देखो अगर इस फार्मूला को इक्वेटोरियल के केस में देखते हैं, इक्वेटोरियल का मतलब क्या, निरक्षीय में देखते हैं, तब कितना आएगा देख लो। तो निरक्षीय के लिए हमारा फार्मूला होता है ई इक्वेटोरियल बराबर कितना होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और p/r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर कितना, 3/2। ये भी बड़ा बेहतरीन फार्मूला है। देखो ये सब फार्मूला को ना तुम्हारे दिमाग में एकदम, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। जब भी तुम अगर 12th बोर्ड का स्टूडेंट हो, अगर तुम 12th का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या तो तुम किसी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सारी फार्मूला, सारा कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। जब तक ये कंसेप्ट आपके माइंड में नहीं रहेगा, जब तक ये फार्मूला आपके दिमाग में नहीं रहेगा, तो आपसे क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, बनना तो दूर का बात है कि नहीं भाई। क्वेश्चन बनाने के लिए ना फार्मूला जो है ना एकदम ऑक्सीजन का काम करता है। जैसे बिना ऑक्सीजन के आदमी नहीं रह सकता है, उस तरह से क्वेश्चंस बिना फार्मूला के नहीं बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे मछली के लिए पानी का जरूरत पड़ता है, उस तरह से न्यूमेरिकल बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए फार्मूला की जरूरत पड़ता है। अगर आपके पास, देखो कुछ लड़का का प्रॉब्लम क्या होता है ना, भाई उसका कोई टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है, डेप्थ में गया नहीं, कोई टॉपिक को क्लियर नहीं किया, अब वो बोलता है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। भाई कैसे बनेगा, इतना आसान तो नहीं होता है ना भाई, तुमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। घर में तुम जब भी बैठते हो ना, तो बैठे टाइम में फार्मूला का रिविजन कर लो एक बार। जैसे मान लो वीडियो को हम बना रहे हैं, इस वीडियो को देखते रहो, है कि नहीं। जिस समय में तुम गाना सुनते हो, जिस समय तुम कॉमेडी देखते हो, जिसमें तुम फालतू का चीज का काम करते हो, अब भाई अपना हम काम करेंगे, है कि नहीं। अब देख लो, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लघु ध्रुव का, तो इसके केस में आर वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होता है, एल। और इस कंडीशन में अगर हम इक्वेटोरियल का फार्मूला लगाएंगे भाई, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और कितना p/, और देखो यहाँ पे एल का वैल्यू को 0 करेंगे तो r³ आ जाएगा। तो ये हो गया लघु के लिए फार्मूला।
बताओ लघु द्विध्रुव के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 और इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 p/r² + l² है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए बेहतरीन ये फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन क्या आता है बाबू कि भाई बताइए अक्षीय रेखा का विद्युत क्षेत्र और निरक्षीय रेखा के विद्युत क्षेत्र का अनुपात कितना होगा। अगर दोनों का अनुपात निकालना है, सुन लो, अगर हमको अक्षीय रेखा का और निरक्षीय रेखा का यानी एक्सियल लाइन का और इक्वेटोरियल लाइन का अगर हमको अनुपात निकालना है तो अक्षीय के लिए फॉर्मूला अभी हम पढ़ाए थे। ये जो अनुपात है ना, ये लघु द्विध्रुव के लिए है। सुन लो, इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2p कितना, इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 p कितना। देखो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल, rq से rq कैंसिल, कितना आ गया, है ना। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है, इसको तो तुमको एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर मान लो पूछ दिया कि निरक्षीय का और अक्षीय का अनुपात क्या होगा, इक्वेटोरियल का और एक्सियल का क्या रेशियो क्या होगा, तो 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि नहीं। और देखो यहाँ पर एक और फॉर्मूला का यूज करते हैं, ध्यान दो। देखो डायपोल केस में 3 फॉर्मूला होता है, एक तो होता है अक्षीय रेखा का फॉर्मूला, दूसरा होता है निरक्षीय रेखा का फॉर्मूला, है कि नहीं, और तीसरा होता है एनी पोजीशन के लिए। अगर हमको एनी पोजीशन के लिए फॉर्मूला निकालना है बाबू, सुन लो, तो ये फॉर्मूला कितना होगा, 1/4πε0 कितना p/r³ और √1 प्लस कितना 3 cos² थीटा, है कि नहीं। अगर एनी पोजीशन के लिए आपको चाहिए फॉर्मूला तो यही फॉर्मूला होता है। देख लो, ये है आपका थीटा है, ये क्या है 3 cos² थीटा, देख लो ये cos² थीटा है ना। और अगर हमको यहाँ पे डायरेक्शन निकालना है तो tan थीटा बराबर होता है क्या, tan अल्फा बराबर होता है हाफ tan थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला और इसके पहले का 2 फार्मूला, दोनों फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने दिमाग में रखिए, इसको याद कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स बनाने का मजा यहाँ लगा जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो, अभी हमारे पास एक और थ्योरी है। अब कहता है ना कि अगर कोई, सुनो, अगर कोई डायपोल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो उसके लिए टॉर्क क्या होगा, डायपोल पर टॉर्क निकालना। देख लो, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है, देख लो ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पर हम किसी डायपोल को रखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल है, कैसा डायपोल है, तो बाबू अगर हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं, मान लो कि यहाँ पर आपका प्लस चार्ज है और यहाँ पर क्या है माइनस चार्ज है, ध्यान दो इंपॉर्टेंट है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये थीटा एंगल पर रखा हुआ है कि नहीं। तो इस डायपोल पर कह रहा है कि द्विध्रुव, सॉरी, बल आघूर्ण कितना होगा, टॉर्क निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको पता है, देखो हम बात किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक फार्मूला होता है बाबू, E = F/Q0, ठीक है। इस फार्मूला को डिस्कस हम नहीं कर पाए थे, देखो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, है ना। इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। सुनो, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत बल के परिमाण को ही विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। यानी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उसके लिए फार्मूला होता है F/Q0, और यहाँ से अगर हम F का फार्मूला निकालेंगे बाबू तो ये बराबर कितना हो जाएगा, Q0 × E। ये F क्या है, विद्युत बल है, Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र है कि नहीं। ये विद्युत क्षेत्र के कंसेप्ट में था, अब यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ पर इसका यूज भी है। तो अगर हम, सुनो, अगर हम यहाँ पर बल निकालते हैं, सुनो इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर बल निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, F = +Q × E। अगर यहाँ पर हम बल निकालते हैं तो कितना होगा, F = -Q × E, है कि नहीं। यानी अगर किसी डायपोल को, अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को अगर हम रखते हैं कहाँ, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र में, तो उस डायपोल पर, उस द्विध्रुव पर 2 तरह का बल रहेगा। एक बल रहेगा F = QE और एक बल रहेगा F = -QE। मान लेते हैं कि हमारा पहला बल है, और ये क्या है,
देखो ये हमारा पहला है, ये क्या है, दूसरा है, ठीक है। तो दोनों बल का अगर हम भाई मैग्नीट्यूड निकालेंगे बाबू, अगर दोनों बल का परिमाण निकालेंगे तो परिमाण कितना आएगा, ध्यान दो। अगर परिमाण निकालेंगे दोनों का तो F1 का परिमाण बराबर F2 का परिमाण QE के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर, QE के बराबर, है कि नहीं। देख लो ये आपका F1 बराबर F2 और बराबर कितना होगा, QE होगा, ठीक है। अब दोनों बल का दिशा क्या है, विपरीत है। एक बल लग रहा है आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा में, दूसरा बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। देखो जो प्लस वाला चार्ज होगा ना उसका बल जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो माइनस वाला होगा ना उसका बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत में चला जाएगा। देखो विद्युत क्षेत्र, सुनो इंपॉर्टेंट है, बल का जो दिशा है ना वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाता है कि नहीं। अगर प्लस चार्ज रहता है तब, और माइनस रहेगा तो क्या, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत चला जाएगा। और अगर हम यहाँ पर नेट बल निकालते हैं, अगर देखो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई द्विध्रुव पर नेट बल कितना लग रहा है, तो भाई नेट बल तो 2 लग रहा है। देखो पहला तो QE है और दूसरा क्या है, माइनस QE, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। भाई पहला क्वेश्चन क्या आता है कि अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं विद्युत क्षेत्र में तो बल का फॉर्मूला क्या होगा, तो QE होगा, है कि नहीं। और अगर हम सुनो, अब द्विध्रुव पर नेट बल कितना लगेगा, तो 0 लगेगा। एकदम दिमाग में इसको बांध देना, एकदम याद कर लेना इसको, है कि नहीं। और भाई अगर टॉर्क निकालने के लिए कहेगा ना तो देखो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो। टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है ना बाबू, ये होता है टाउ। देखो टॉर्क को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टाउ से करते हैं, है कि नहीं। तो टाउ का फॉर्मूला कितना होता है, P sin थीटा। 3 फॉर्मूला यहाँ पर याद रखोगे तो भौकाल मचा दोगे, न्यूमेरिकल्स का बाप ही बनेगा, है कि नहीं। सुन लो इंपॉर्टेंट है एकदम, ये 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर किसी क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर डायपोल को रखा जाता है तो डायपोल पर 2 तरह का बल लगता है, एक होता है F1 प्लस QE, F2 माइनस QE। तो यहाँ से बल का परिमाण QE आ गया। और यही दोनों बल जो है ना, सुनो, यही दोनों बल के कारण यहाँ पर बल युग्म हुआ, बल का जोड़ा हुआ, इसको बोलते हैं क्या, पेयर ऑफ फोर्स बोलते हैं। यही दोनों बल के कारण यहाँ पर बल आघूर्ण लगा। बल आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं किससे, टाउ से करते हैं। देख लो ये टाउ है, ये टाउ किसको शो करता है, बल आघूर्ण को शो करता है कि नहीं। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला कितना हो गया, P sin थीटा। और बाबू जो थीटा है ना वो P और E के बीच का एंगल है। यहाँ से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, अब कहेगा ना कि मैक्सिमम टॉर्क कैसे निकालते हैं। अगर कोई द्विध्रुव को रख देता है विद्युत क्षेत्र में तो महत्तम बल आघूर्ण कितना होगा, मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा। तो भाई महत्तम के लिए sin थीटा का वैल्यू महत्तम हो जाएगा। बताओ साइन का वैल्यू महत्तम कहाँ पर मिलता है, 1 पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा P sin 90 डिग्री, यानी खाली P आंसर आ जाएगा। अगर बाबू इसको वेक्टर में लिखते हैं, सुन लो, अगर इसको वेक्टर में लिखेंगे तो टाउ वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P क्रॉस E। ये अगर ये 4 फॉर्मूला तुम दिमाग में बांध लिया तो बोर्ड्स के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है ना वो फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट होता है। तो यही सारा कंसेप्ट यहाँ पर है कि नहीं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक का बाबू। अगला टॉपिक का नाम है विद्युत फ्लक्स, ठीक है। देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है और सरफेस के नॉर्मली सरफेस के परपेंडिकुलरली जितना लाइंस पास करता है उसको कहते हैं क्या, विद्युत फ्लक्स। और बाबू विद्युत फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दो। और यहाँ पर फाई का जो फॉर्मूला होता है ना ये होता है E डॉट ds, ध्यान दो। सॉरी, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट ds, है कि नहीं। ये फॉर्मूला बड़ा बेहतरीन फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुमको याद कर लेना है। भाई ये क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है। इंटीग्रेशन हर किसी को पता होगा, है कि नहीं। अगर तुमसे को पूछा बता फाई का फॉर्मूला क्या होता है तो E डॉट ds। अब देखो यहाँ पर एक बात और याद कर लेना, जो फाई होता है ना ये स्केलर होता है। देख लो ये कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर है, अदिश राशि है। देखो अब कोई कहेगा सर अदिश कैसे है, देखो 2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना बाबू इसको अदिश बोलते हैं, है कि नहीं। और इसी फार्मूला का यूज हम लोग आगे करते हैं गॉस लॉ में, ठीक है। तो ये फार्मूला तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। देखो इसको अगर हम बात करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ES cos थीटा, है कि नहीं। ये भी फार्मूला होता है फाई का। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, अगर हमको S पता है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। S क्या है, सरफेस एरिया है। जिस सरफेस से लाइंस पास कर रहा है उसके एरिया को सरफेस एरिया बोलते हैं, है कि नहीं।
तो सरफेस एरिया को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, आपका फाई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, विद्युत फ्लक्स हो गया, थीटा क्या हो गया, ई और एस के बीच का एंगल है। तो ये भी फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला को आप दिमाग में रखिए, ठीक है। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, और ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, सुनो। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एस के बीच का एंगल है कि नहीं। अब देख लो अगला फार्मूला क्या कहता है, सुनोगे। अगला फार्मूला गॉस लॉ का है। भाई पहला चैप्टर में अगर गॉस लॉ का बात नहीं हुआ तो फिर पहला चैप्टर पढ़ना बेकार हो जाएगा, ठीक है। सुनो ध्यान दो, अगर हम पहला चैप्टर का बात करेंगे और गॉस लॉ का बात नहीं करेंगे तो पहला चैप्टर पढ़ना ही बेकार हो गया। तो भाई गॉस लॉ क्या कहता है भाई कि आपका, सुनो इंपॉर्टेंट है कि देख लो, गॉस लॉ कहता क्या है ना कि फाई जो होता है ना भाई, किसी सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होता है, सुन लो सुन लो, किसी सतह का संपूर्ण फ्लक्स, और ये सतह जो है ना बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये सतह कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है। देख लो अभी तो हम पढ़े थे फाई का फॉर्मूला ई डॉट डी एस, अब बराबर कितना होगा, ये फाई का फॉर्मूला है कि नहीं। फाई का फॉर्मूला होता है क्यू इनक्लोज बाई इप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। और यहां से ई डॉट डी एस बराबर कितना, देखो फाई का ही फॉर्मूला ये होता है, अभी हम पढ़े थे फ्लक्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पर कहोगे सर ये वाला साइन काहे लगा दिए, तो भाई ये साइन जो है ना बंद को शो करता है, क्लोज को शो करता है। भाई जो आपका, ध्यान दो, जो आपका गॉस लॉ होता है ना, ये क्लोज सरफेस के लिए होता है। किस तरह के सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए। जब भी गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो क्लोज सरफेस पे अप्लाई होता है, कभी ओपन सरफेस पे अप्लाई नहीं होता है। और क्यू इनक्लोज क्या, देख लो, मान लो कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और यहाँ पर बहुत सारा चार्जेज है, Q1 Q2 Q3, है कि नहीं। अब देख लो ये Q4 है, ये Q5 है, तो Q इनक्लोज का मतलब क्या होगा, ध्यान दो। Q इनक्लोज का मतलब होता है Q1 प्लस Q2 प्लस क्या Q3, मतलब उसके इंटरनली, उसके इंटीरियर में, उसके अंदर में जितने भी चार्जेज है उसके सम को ही कहते हैं Q इनक्लोज। गॉस ने क्या बताया था कि अगर कोई बंद सतह है, अगर कोई क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा क्यू इनक्लोज बाई इप्सिलॉन नॉट का। मतलब क्या कि जितने भी उसके भीतर में चार्जेज है, जितने उसके इनसाइड में चार्जेज है, सारे चार्जेज का सम बाई क्या इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एक बेहतरीन फार्मूला हमको मिला, है कि नहीं। गॉस लॉ का फार्मूला भी बार बार हम लोग यूज करते हैं। गॉस लॉ का फार्मूला देखो, अगर कहीं पे चार्ज दिया हुआ है और हमको फ्लक्स निकालना है तो इजीली निकाल सकते हैं। चार्ज क्यू है और आपका इसका वैल्यू पता है इप्सिलॉन नॉट का, तो यहाँ से फ्लक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज बाई इप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ क्लोज सरफेस पे अप्लाई करते हैं, है कि नहीं। इसका ये भी फार्मूला हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर कितना, क्यू इनक्लोज बाई इप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। और देख लो क्यू इनक्लोज का मतलब क्या है, अगर कोई हमारे पास सरफेस है, क्लोज सरफेस है, तो सरफेस के भीतर में जितने भी चार्जेज है सबको हम सम करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्यू इनक्लोज का वैल्यू, है कि नहीं। और बाबू इस तरह से ना गॉस लॉ का ना यहाँ पर कुछ यूजेज भी है ना। बस ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। बस आप लोग को बस बने रहना है यहाँ तक। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा होगा तो आपको सारा फार्मूला, सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। इसी तरह से सारे फार्मूला को हम लोग और भी आगे के चैप्टर्स को अपडेट करेंगे भाई। तो देखो इसका यूज क्या है, गॉस लॉ का यूज क्या है, देख लो। तो गॉस लॉ का पहला यूज क्या है भाई कि अगर कोई स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, देख लो अगर कोई हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, देख लो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, ठीक है, देख लो। तो अगर इसके लिए हमको फील्ड निकालना है, ठीक है ना, इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए हमको क्या निकालना है, फील्ड निकालना है, समझ रहे हो ना। तो इसके चलते फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ना बाबू, लैम्डा बाई होता है 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू आर। बताओ अगर कोई लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है तो लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ई बराबर कितना, लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, है ना। और लैम्डा क्या है बाबू, लैम्डा को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं लैम्डा को, रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। आर क्या है, देख लो
आर क्या है, सुनो इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ना कि यहाँ पे सुनो, यहाँ से हम एक आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी लेते हैं, ठीक है, और भाई यहाँ पर हम एक गॉसीय सरफेस बनाते हैं। देखो तुम लोग अगर गॉस लॉ पढ़ा होगा तो तुमको ये बात पता भी होगा, है कि नहीं। देखो ध्यान दो, यहाँ से हम क्या करते हैं, गॉसीय सरफेस बनाते हैं, इसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। देख लो ये एक गॉसियन सरफेस है ना, और इस गॉसियन सरफेस को लेकर हम लोग यहाँ पर फील्ड निकालते हैं। तो ये आर जो है ना, ये आपका वायर है। सुन लो, क्वेश्चन में कह रहा था ना कि अगर कोई अनंत रूप से लंबा सीधा एक समान तार है और वहां पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, देख लो भाई इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली वायर है, तो उसके लिए कितना होता है फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही फार्मूला होता है लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर बाबू यहाँ पे लैम्डा पता रहेगा, अगर डिस्टेंस पता रहेगा, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, है कि नहीं। लैम्डा के बारे में तुमको बताया गया था, लैम्डा को बोलते हैं क्या, रैखिक आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं बाबू, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये भी फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखिए, ये ऑब्जेक्टिव्स में बड़ा काम आता है कि नहीं। और अभी हम बात करने वाले हैं किसका, देखो अभी हम बात करेंगे ना कि अगर कोई सीट है, देख लो अगर हमारे पास कुछ सीट है, देख लो एक तरह का सीट है, समझ लो इंपॉर्टेंट है। अब भाई यहाँ पर सीट रहता है ना, तो हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। यहाँ पे देख लो ये क्या है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, गॉसिय पृष्ठ है, ठीक है। और सीट पे ना चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इस तरह से, यूनिफॉर्मली चार्ज बटा हुआ है, सुन लो, ठीक है। अब कहता है ना कि फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनिट प्लेन सीट, समान रूप से आवेशित अनंत समतल सीट के कारण क्षेत्र कितना होता है। तो भाई अगर कोई इस तरह का सीट रहेगा ना, तो इसके नियर में अगर, सुन लो इंपॉर्टेंट है भाई, इसके नियर में अगर कोई भी तुम पॉइंट लोगे ना भाई, सुन लो इसके नियर में कोई भी पॉइंट लो, मान लो ये डिस्टेंस कितना एक्स है कि नहीं, तो इसके नियर में कोई भी पॉइंट लोगे ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना इसका, ये बराबर होता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई भी प्लेन सीट है, सुन लो अगर कोई भी समतल सीट है, समतल चादर है, तो समतल चादर के नजदीक में अगर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो समतल चादर के नियर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक बताओ, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये एक्स पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब कितना डिस्टेंस पर, इस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुमको दिमाग में एकदम होना चाहिए याद, इस फॉर्मूला को याद करो, इसका कंसेप्ट भी हमने बताया था। और सुनो इस सारे जितने भी फॉर्मूला हम बता रहे हैं ना, बाद में सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बोर्ड लेवल के, जो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन होंगे, जो 2024 में आने वाले हैं, या जो हमारे तरफ से गेस्ट क्वेश्चन होगा, वो सारे थ्योरीज का हम लोग यहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी तो केवल फार्मूला हम बात कर रहे हैं। देखो फार्मूला बताने का रीजन क्या है ना, कि सारे बच्चे फार्मूला याद कर लें, और उसके बाद हम लोग इसका जब सॉल्यूशन करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव्स का, न्यूमेरिकल्स का, तब मजा आएगा, ठीक है। अब देखो एक हमारा लास्ट फार्मूला बच गया बाबू, अगर सुन लो, अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल है, देख लो ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल रहेगा, तो इसका कैसे निकालेंगे फील्ड, हम क्या करते हैं, सुनो इससे एक्स डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट पी लेते हैं, और यहाँ से गॉसियन सरफेस क्रिएट करते हैं। देख लो ये क्या है, गॉसियन सरफेस है कि नहीं। और ये डिस्टेंस कितना होता है, एक्स होता है। अभी बताओ ये डिस्टेंस कितना मानते हैं, आर मानते हैं, है कि नहीं। तो इसके लिए अगर हम फील्ड का फार्मूला का बात करेंगे ना, तो इसके लिए फील्ड का फार्मूला क्या होता है, E बराबर सुनो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई कितना, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, ये होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई कितना, एक्स स्क्वायर। अगर कोई थिन स्फेरिकल सेल है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, है ना। और देखो यहाँ पर स्पेशल केसेज में 3 बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। अगर हम यहाँ पर स्पेशल केस का बात करेंगे ना, तो पहला बात इंपॉर्टेंट क्या है बाबू, कि अगर सुन लो पी पॉइंट अगर आउटसाइड रहेगा, है ना, ये देखो सेल है, अगर सेल के बाहर रहेगा पी पॉइंट, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। और अगर फील्ड सरफेस पर है, सॉरी पॉइंट जो हम लिया है ना ये वाला,
ये पॉइंट अगर सरफेस पर आ गया, पी पर आ गया, सॉरी ये सरफेस देख रहे हो ना सेल का सरफेस, अगर ये पॉइंट सेल के सरफेस पे आ गया तो इस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दो, अब कहेगा ना बताइए स्फेरिकल सेल के सरफेस पे फील्ड कितना होगा, तो स्फेरिकल सेल के सरफेस पे फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं, बात समझिए। और अगर कहेगा इन साइड में क्या होगा, तो जीरो होता है, बिकॉज इन साइड में चार्ज जीरो होता है, तो फील्ड भी कितना होता है, जीरो होता है। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का बात करेंगे, इन साइड में चार्ज जीरो तो फील्ड भी जीरो, है कि नहीं, क्लियर। तो बाबू आज का क्लास मेरा इतना तक ही रहेगा। आप सारे फार्मूला को याद कीजिए, सारे फार्मूला को रिमेंबर कीजिए, और इसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस बनवाएंगे, सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर अपडेट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर भौकाल मचेगा। थैंक्स।